इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों की मात्रा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आचार्य चरक के द्वारा बताए गए सभी प्रकार के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस विषय की व्याख्या में सबसे पहले पैरे में लिखा है, चिकित्सा में द्रव्यों की औषध मात्रा का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः हम शास्त्रोक्त औषध मात्रा का प्रयोग हर व्याधि में करते हैं, परंतु कभी-कभी युक्ति का प्रयोग करके औषध मात्रा का निर्धारण करना पड़ता है। कुछ व्याधियों में औषध का प्रयोग बार बार व कम मात्रा में किया जाता है। बलवान व्यक्ति के लिए अधिक तथा दुर्बल के लिए कम औषधि मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए अधिक तथा मृदु कोष्ठ के लिए कम मात्रा दी जाती है। बाल्य अवस्था व वृद्ध अवस्था में औषध मात्रा कम तथा युवा अवस्था में औषध मात्रा अधिक दी जाती है। यदि इनका प्रयोग विरुद्ध व अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। आचार्य चरक ने औषध मात्रा निर्धारण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। तो पहले इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सक के द्वारा द्रव्यों की औषध की मात्रा का निर्धारण करना किसी भी रोगी के प्रयोग के लिए बहुत ही कठिन होता है। सामान्य रूप में शास्त्रों में बताई गई औषधि की मात्रा का प्रयोग हर प्रकार की व्याधि में चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, परंतु कभी-कभी चिकित्सक अपनी बुद्धि के द्वारा रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार भी औषधि की मात्रा का निर्धारण करता है। कुछ प्रकार की व्याधियों में औषधि का प्रयोग बार बार और कम मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा बलवान व्यक्ति या रोगी को अधिक मात्रा में औषधि दी जाती है, जबकि दुर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा कम निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार क्रूर कोष्ठ अर्थात तेज पाचक अग्नि वाले व्यक्तियों के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा और मृदु कोष्ठ अर्थात कमजोर पाचक अग्नि वाले व्यक्तियों के लिए औषधि की मात्रा कम होती है। बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में औषधि की मात्रा कम होती है और इसके विपरीत युवा अवस्था में औषधि की मात्रा ज्यादा निर्धारित की जाती है। अगर उपरोक्त लिखी गई बातों का ध्यान ना रखा जाए और विपरीत अवस्था में औषधि की मात्रा किसी भी रोगी या व्यक्ति को दी जाए तो इससे उस व्यक्ति के शरीर पर बुरा प्रभाव या नुकसानदायक असर होता है। तो इसीलिए आचार्य चरक ने औषधि की मात्रा को निर्धारण करने के लिए इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का वर्णन किया है, जिसमें पहला पॉइंट या हेडिंग व्यय के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, शास्त्र में औषध मात्रा का उल्लेख मध्यम बल वाले व्यक्तियों के लिए किया गया है। बाल्य अवस्था एवं वृद्ध अवस्था में उससे कम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शास्त्रों में बताई गई औषधि मात्रा का प्रयोग मध्यम बल वाले व्यक्तियों या रोगियों के लिए
किया जाता है, जिसे हम शास्त्र में लिखी गई सामान्य मात्रा कहते हैं। बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति या रोगियों के लिए यह औषधि की मात्रा सामान्य मात्रा से कम होती है, जिसका वर्णन आचार्य शार्ंगधर ने अगले निम्नलिखित पॉइंट्स में किया है, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि 1 मास के बालक अर्थात 1 महीने के बच्चे को 125 मिलीग्राम औषधि देनी चाहिए। अर्थात 1 महीने के बच्चे के लिए 125 मिलीग्राम औषधि देने के बारे में आचार्य शार्ंगधर ने अपने शास्त्र में लिखा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक 125 मिलीग्राम बढ़ानी चाहिए। अर्थात 1 महीने के बच्चे की उम्र के बाद उस बच्चे की औषधीय मात्रा सामान्य रूप में हर महीने 125 मिलीग्राम बढ़ाते रहना चाहिए। यह औषधीय मात्रा में हर महीने होने वाली वृद्धि बच्चे की उम्र 1 वर्ष तक होने तक करनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है, इस प्रकार 1 वर्ष के शिशु के लिए औषध मात्रा 1.5 ग्राम हुई। इस लाइन का अर्थ ये है कि 1 वर्ष के शिशु के लिए औषधि की सामान्य मात्रा 1.5 ग्राम निश्चित की गई है। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिखा है, तत्पश्चात प्रति वर्ष 1-1 ग्राम 16 वर्ष तक बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार 16 वर्ष के मनुष्य की औषध मात्रा 16 ग्राम हुई। इस लाइन का अर्थ ये है कि 1 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति वर्ष 1-1 ग्राम औषधि की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ानी चाहिए। यह औषधि की मात्रा प्रति वर्ष 16 वर्ष की आयु पूरी होने तक बढ़ाई जाती है, जिसके बाद 16 वर्ष के मनुष्य की औषधि मात्रा 16 ग्राम हो जाती है। इसके बाद 5वें पॉइंट में लिखा है, यही मात्रा योग्य मात्रा या मध्यम आयु के पुरुष के लिए होती है। तो इस प्रकार 16 ग्राम औषधि की मात्रा 16 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 70 साल तक की आयु वाले व्यक्ति या रोगी के लिए सामान्य मात्रा होती है। इसके बाद छठे पॉइंट में लिखा है कि तत्पश्चात 70 वर्ष के प्रति वर्ष 1-1 ग्राम घटाना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति की आयु 70 वर्ष पूर्ण हो जाए तब औषधि की सामान्य मात्रा प्रति वर्ष के आधार पर 1-1 ग्राम घटानी चाहिए। इसके बाद अंत में लिखा है, उपरयुक्त औषध मात्रा वयस्कों में कल्क व चूर्ण की है। क्वाथ की मात्रा इससे चौगुनी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उपरोक्त पॉइंट्स में बताई गई सामान्य औषधि की मात्रा कलक और चूर्ण के अनुसार है, जबकि क्वाथ की मात्रा इस मात्रा से 4 गुना निश्चित की गई है। इसके बाद दूसरा हेडिंग बल के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है, बलवान व्यक्ति के लिए औषध मात्रा अधिक तथा दुर्बल व्यक्ति के लिए कम होनी चाहिए। अर्थात बलवान व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति को कम मात्रा में औषधि देने से वह औषधि सही प्रकार से या सही मात्रा में असर नहीं दिखा पाती। उस व्यक्ति का रोग जल्दी से ठीक नहीं हो पाता
तथा दुर्बल व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर दुर्बल व्यक्ति को औषधि की मात्रा ज्यादा दी जाएगी तो वह औषधि उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिंग के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अनुसार लिखा है पुरुषों में औषध मात्रा अधिक तथा स्त्रियों में औषध मात्रा कम होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में बलवान होते हैं, जिसके कारण से पुरुषों में औषधि की मात्रा ज्यादा होती है और स्त्रियों में औषधि की मात्रा कम होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट अग्नि के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि तीव्र जठराग्नि वाले पुरुष के लिए औषध मात्रा ज्यादा तथा मंद अग्नि वाले पुरुष के लिए अल्प मात्रा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति की पेट की पाचक अग्नि तेज है, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जिस व्यक्ति के पेट की पाचक अग्नि मंद या धीमी होती है, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा भी कम दी जाती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट दोषों के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है प्रकोपित दोषों के लिए औषध मात्रा अधिक तथा अल्प प्रकोपित दोषों के लिए औषध मात्रा कम होनी चाहिए। अर्थात जिस रोगी में दोष ज्यादा मात्रा में प्रकोपित हो, उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जिस रोगी या व्यक्ति में दोष अल्प मात्रा में प्रकोपित हो, उस व्यक्ति या रोगी के लिए औषधि की मात्रा भी कम निश्चित की गई होती है। इसके बाद छठा हेडिंग व्याधि के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि व्याधि के अनुसार औषध मात्रा का निर्धारण करना चाहिए, यथा तीव्र व्याधियों में अधिक मात्रा तथा सामान्य व्याधि में अल्प मात्रा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि औषधि की मात्रा व्याधि की तीव्रता या अल्पता के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। अगर व्याधि तीव्र है तो औषधि की मात्रा ज्यादा दी जाती है और अगर व्याधि अल्प है तो औषधि की मात्रा कम दी जाती है। इसके बाद सातवें पॉइंट कोष्ठ के अनुसार मात्रा में लिखा है क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों में औषध मात्रा अधिक, मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम प्रमाण में तथा मृदु कोष्ठ को अल्प प्रमाण में औषध देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति की पाचक अग्नि बहुत तेज है तो उसके लिए औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी पाचक अग्नि मध्यम है उसके लिए औषधि की मात्रा भी मध्यम प्रमाण में होनी चाहिए और जिसकी पाचक अग्नि बहुत धीमी है उस व्यक्ति के लिए औषधि की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। इसके बाद आठवें हेडिंग वीर्य के अनुसार मात्रा में लिखा है तीक्ष्ण वीर्य वाले द्रव्य की मात्रा कम तथा मृदु वीर्य वाले द्रव्य की अधिक मात्रा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर औषधि में प्रयोग होने वाले द्रव्य तीक्ष्ण वीर्य वाले हैं तो ऐसी औषधि की मात्रा रोगी को कम देनी चाहिए तथा अगर उसी औषधि में प्रयोग हुए द्रव्य मृदु वीर्य वाले हैं तो उस औषधि की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए। इसके बाद नौवां हेडिंग प्राकृतिक असहिष्णुता के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही उस द्रव्य के प्रति असहिष्णु
होते हैं। यदि उन्हें उसकी अल्प मात्रा भी दी जाती है तो वह उसके लिए अहितकर होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वह द्रव्य बहुत कम मात्रा में प्रयोग किए गए हों। इसलिए ऐसे द्रव्यों को उस खास व्यक्ति के लिए असहिष्णु द्रव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद 10वां पॉइंट अभ्यास के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि कुछ व्यक्तियों को कुछ औषधियां निरंतर सेवन से अभ्यास में आ जाती हैं। यदि उनका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो वह कार्यकारी नहीं होती हैं, अतः उनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे द्रव्य या औषधियां होती हैं जिनका प्रयोग वह व्यक्ति या रोगी पहले से ही निरंतर या सामान्य रूप से करता है। इस कारण से वह द्रव्य या औषधि उस व्यक्ति के लिए अभ्यास में आ जाती है या उसके लिए यह द्रव्य या औषधि सात्म्य हो जाती है, अर्थात आहार के रूप में शरीर में लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे द्रव्य या औषधि का उस व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में प्रयोग करवाया जाता है। इसके बाद 11वां हेडिंग शोषण एवं उत्सर्ग के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कुछ द्रव्य का शोषण शीघ्र तथा उत्सर्जन देर से होता है तथा उसकी क्रिया अधिक होती है, अतः उनकी मात्रा कम देनी चाहिए। यथा मुख मार्ग से दी गई औषध की मात्रा अधिक तथा सूची वेद से दी गई औषधि की मात्रा कम रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिस औषधि को मुख मार्ग से सेवन करवाया जाना है उस औषधि की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए तथा जिस औषधि का प्रयोग इंजेक्शन के द्वारा व्यक्ति के ऊपर होता है उस औषधि को कम मात्रा में देना चाहिए। इसके बाद 12वां हेडिंग मानसिक स्थिति के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यदि रोगी की मानसिक स्थिति ठीक है, वह चिकित्सक पर विश्वास करता है, चिकित्सा क्रम का अक्षरश पालन करता है तो औषधि की कम मात्रा भी लाभदायक सिद्ध होती है। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर रोगी को चिकित्सक के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा और चिकित्सक के द्वारा दी जाने वाली औषधि के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो वह औषधि या चिकित्सा कार्य उस रोगी के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। इसके बाद 13वां हेडिंग देश के अनुसार मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शीत प्रदेशों में उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक तथा उष्ण प्रदेशों में शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार देश अर्थात क्षेत्र के जलवायु के अनुसार आहार या फिर औषधि का निर्धारण किया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में उष्ण द्रव्यों का और गर्म प्रदेशों में ठंडे द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग काल के अनुसार औषध मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि शीतकाल में उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग अधिक तथा उष्ण काल में शीत वीर्य द्रव्यों को प्रयोग अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार शीतकाल अर्थात शीत ऋतु में उष्ण वीर्य द्रव्य अर्थात गर्म द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए और इसी प्रकार उष्ण काल अर्थात गर्मियों में शीत वीर्य द्रव्य
अर्थात ठंडे द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कल्पनाओं के अनुसार औषध मात्रा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि रोगी व रोग के अनुसार औषध द्रव्यों का प्रयोग विभिन्न कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। यथा चूर्ण की अपेक्षा रस औषधियों की मात्रा कम होती है। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर औषधि सामान्य चूर्ण है तो उस औषधि चूर्ण की मात्रा ज्यादा होती है। अगर वही औषधि रस आदि औषधियों से मिलकर बनी है तो उस औषधि की मात्रा उस रोगी को कम मात्रा में दी जाती है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।